हेलो दोस्तों, मैं अनूप वर्मा आप लोगों को कल से शुरू होने वाले यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम जो कि सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट से शुरू होगा, उसके लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हुआ है। लेकिन उसके साथ मैं कुछ आप लोगों को आज बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके माध्यम से आप लोगों को एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ लाभ मिलने के पूरे चांस हैं। और इस मॉडल पेपर को आप अपना पेपर मत समझिए, बट ये है आप अपने हेल्प के लिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। जैसे मॉडल पेपर दिया गया है, जैसे आप लोग देखिए, दिया गया है ये मॉडल पेपर प्रश्न पत्र है, विषय हिंदी के लिए दिया गया है। आप लोगों को आपको जो समय मिलेगा वो कितने मिनट का मिलेगा? घंटे का है, जो 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट के लिए आपको दिया जाएगा पेपर, और इसके साथ कॉपी रहेगा, इसके साथ ओमार रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग जानिए, ओमार सीट भरते समय आप लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे। जल्दबाजी में जैसे होता क्या है कि आप लोग अगर ओमार आपको मिलता है तो तुरंत आप बिना कुछ जाने लिखना पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब आपके क्लास टीचर आपको निर्देशित करें उसके बाद ही आप अपना ओमार सीट भरें। बाई मिस्टेक यदि किसी बच्चे का ओमार गलत हो जाता है, किसी भी दिक्कत की वजह से ओमार में गलत फीलिंग या कोई चीज़ है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने प्रिंसिपल को बुलाकर या सहायक कक्षाध्यापक को बुलाकर बताइए, और आपको पुनः ओएमआर सीट देने की अनुमति ले लीजिए। पुनः आप ओएमआर सीट प्राप्त कर सकते हैं अपने विद्यालय के, जहाँ भी आप लोगों का सेंटर गया है। उस क्लास में नियुक्त जो क्लास टीचर होंगे वो आपका सहयोग करेंगे, उनसे आप सहयोग ले सकते हैं यदि किसी का ओएमआर गलत होता है तो। नहीं तो आप टीचर्स के निर्देशानुसार आप अपने को भरिए। चलिए आइए देखते हैं, इसी आधार पर हमारा प्रोसेस है। जैसे देखिए, आपको सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा, ये देखिए निर्देश, जो निर्देश दिया गया है आप उस निर्देश का पालन करिए। और देखिए जैसे लिखा है निर्देश में, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए। तो आप सबसे पहले 15 मिनट वो पढ़िए। आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, इससे फ़ायदा आप लोगों का ये है कि यदि आप पढ़ते हैं तो आपको पता हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो क्रम से लिखें। वो लिख के उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपके, उसी क्वेश्चन पर अपना टाइम इन्वेस्ट करें। टाइम बर्बाद करेंगे, बाद में आपके आते हुए क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसलिए उस पर पुनः ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में, आ और बा 2 खंडों में विभाजित रहेगा। और प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित रहेगा, खंड आ और खंड बा। इस प्रकार आप लोगों का जो है प्रश्न पत्र में जो है ओएमआर सीट पर नीले अथवा काले रंग से, इसी चीज़ का ध्यान देते हुए देखिए, आप लोगों को मैं यही बार बार बता रहा था कि जो ओएमआर सीट होगी, आप उस ओएमआर सीट पर या तो काला पेन यूज कर सकते हैं या तो नीला यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई भी पेन आप यूज नहीं कर सकते। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होंगे जो 1 अंक के निर्धारित किए गए होंगे। उसके बाद ओएमआर सीट पर उत्तर पुस्तिका में किए जाने के पश्चात उसे काट नहीं सकते। मतलब एक बार आपने ओएमआर सीट पर जो दिखा दिया तो दोबारा आप उसको क्या नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। यदि काटते हैं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। इस प्रकार आप लोग ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन। जैसे दिया गया बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ। अब देखिए, ये जो आपको मिलेंगे पूरे 20 नंबर के रहेंगे। ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे? अब आपको आंसर देना है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक? तो द्विवेदी युग के हैं। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के। ऐसे चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि जो है वो क्या है? निबंध है। इसी प्रकार गबन किसकी रचना है? तो आप लोग ही बताइए, गबन किस कवि की रचना है? कौन से ऐसे लेखक हैं जो गबन लिखे हैं? तो गबन जो है वो किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। किसका है? ऐसे कह रहा है शुक्ल युग की समयावधि क्या थी? तो शुक्ल युग की समयावधि जो थी आप लोगों की बेटा, वो थी, बी ऑप्शन सही है, 1919 से लेकर 1938 तक की थी। आगे देखिए, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण जो है वो क्या है? एक आत्मकथा है।
तो आप लोग ये देखिए। दूसरा आया प्रिय प्रवास की किस युग की रचना है। तो आप लोग का सबसे फेमस ये है कि प्रिय प्रवास जो है वो आप लोगों का क्या है, द्विवेदी युग की रचना है। कहाँ की रचना है, द्विवेदी युग की रचना है। अगला देखिए, सबसे फेमस कवि जो है मधुशाला लिखे हैं। मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की है। मधुशाला है, मधुकलश है, ये बहुत सारे हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो इसलिए इस सब ये जो लेखक हैं इनके और दो चार जो रचनाएं हैं उनको जरूर आप याद कर लीजिए। जैसे हरिवंश राय बच्चन के मधुशाला, मधुकलश और तमाम सारे हैं उसको। जैसे भारत भारती किसकी रचना है, तो आप लोगों को पता है भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसी प्रकार आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है, तो वैसे कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी तक है, लेकिन आपके ऑप्शन में 18वीं शताब्दी में आधुनिक काल का मतलब समय माना जाता है, लेकिन इसमें 18वीं शताब्दी नहीं है। जैसे देखिए यहाँ 1843 लिखा है, तो ये 1843 मीन्स 19वीं शताब्दी, 1918 मीन्स 20वीं शताब्दी, 1936 मीन्स 20वीं शताब्दी, और ये लिखा है 1643 से लेकर 1843 तक, मतलब ये आपकी 18वीं शताब्दी आएगी। इस प्रकार आपका ये सही हो जाएगा। अगला देखिए आप लोगों का जो है मतिराम किस युग के क्या है, कवि हैं। तो मतिराम किस युग के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं। अगला देखिए आप लोगों का अब यहाँ से जो पैटर्न शुरू हो रहा है, अब ये पैटर्न 10 नंबर क्वेश्चन तक तो आप लोगों का आपके हिंदी साहित्य से था, और अब 11वें नंबर से आपके आगे कौन से, ग्रामर का पार्ट। ग्रामर में सबसे पहला आपका पूछा है हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है। तो आप लोगों में दो ही रस पढ़ना है, एक तो हास्य रस पढ़ना है, एक तो करुण रस पढ़ना है। तो आप लोग जान लीजिए कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है। और यही जान लीजिए कि करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है वो क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। अस्थायी भाव मीन्स जैसे जिस काव्य को आप पढ़ते हैं उस काव्य के जो भाव होते हैं वो स्थिर रहते हैं। क्या रहते हैं, स्थिर। जैसे आप काव्य पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको रोने की प्रक्रिया पता चल रहा है, खुशी होने की प्रक्रिया, जैसे खुशी हो रही है तो उत्साह लगाएंगे। ऐसे जैसे मान लीजिए वीरता प्रकट हो रहा है तो लगाएंगे अपना, जैसे क्रोध प्रकट हो रहा है तो रौद्र लगाएंगे। वैसे हंसना पसंद, मतलब ऐसा भाव आ रहा है तो हास्य लगाएंगे। ऐसे होते हैं। अस्थायी भाव मीन्स प्रारंभ से लेकर अंत तक जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं, या रहता है, उसे अस्थायी भाव कहते हैं। आगे देखिए आप लोगों का आया है अलंकार से क्वेश्चंस। तो इसमें कहा है सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नीलमण शैल पर आपत प्रय प्रकाश। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि क्या है, नीलमण मतलब शैल पर पर्वत बहुत बड़े, उसको चर्चा करके दिया है। तो इसमें आपका ये आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार आएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। आगे देखिए रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। जैसे आप चाहे रोला पढ़िए और चाहे दोहा पढ़िए। दोहा रोला का क्या होता है, ना 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 ना, ये गलत बात हो गई। ऐसा कुछ नहीं, गलत है। देखिए ध्यान दीजिए इस पे। रोले में क्या 4 तो चरण होते ही हैं, लेकिन जो रोला होता है उस पर तुक की मात्रा की बात कही गई, उल्टा एक दूसरे के नहीं होते हैं। तो इसलिए रोला में 4 चरण होते हैं, ये सही है। बट जो हम बताने जा रहे थे वो गलत। जैसे मैंने बताना चाहा कि दोहा और सोठा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर दोहा पूछता कितने चरण होते हैं तब उसमें भी 4 चरण, क्योंकि रोला, दोहा, गीतिका, हर गीत का ये सब सममात्रिक है। सममात्रिक मीन्स जिनके मात्राओं का जब काउंटिंग किया जाता है तो वो सम संख्याओं में आते हैं। जैसे 16 रोले में कितना मात्रा होता है, 16 मात्रा होता है। ऐसे तमाम सारे होते हैं। जैसे चौपाई होगा उसमें 24 मात्रा होंगे। जैसे गीत का होगा 26, 27, 28 ऐसे करके होता है। दोहे में 11, 13 आप जोड़ेंगे तो कितना होता है, 24 होता है। तो पहले और तीसरे में, जैसे दोहा लेते हैं तो पहले और तीसरे में कितने होते हैं, 13, दूसरे और चौथे में 11। ऐसे आप उसका उल्टा सोठा ले लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, पहले और तीसरे में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं हो जाएंगे। तो रोला क्या नाम है, दोहा सोठा का क्या होता है, उल्टा होता है, या सोठा दोहे का उल्टा होता है। तो इस प्रकार देखेंगे। अगला देखेंगे आप लोग कि आकर्षण जो है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। तो आकर्षण में आप देखेंगे कि आ छोड़ दीजिए, उसके बाद कर्षण है। तो इसमें कौन सा होगा, आ होगा। आ एक कैसा है, अव्ययपद है। अव्ययपद जोड़कर ही क्या बनाए जाते हैं, उपसर्ग बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा कैसा वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। कैसा वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। जैसे पीताम्बर में कौन सा समास, यहाँ से समास से क्वेश्चन आप लोगों का उठाया है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो ध्यान दीजिए, पीताम्बर में यहाँ आप कौन सा समास लगाएंगे, कर्मधारय समास लगाएंगे। कौन सा समास लगाएंगे, कर्मधारय समास आप पीताम्बर में लगाएंगे। रीजन क्या है कि जब यहाँ पीताम्बर आपका
कोई अलग अर्थ देता। जैसे यहाँ पीताम्बर मीन्स पीला है वस्त्र, तो इसलिए पीला है वस्त्र अर्थात कर्मधारय हो जाएगा। अगर यही कह देता पीताम्बर मतलब जैसे भगवान कृष्ण के लिए यूज करता, तब आप वहाँ पर क्या यूज करते, तब आप बहुव्रीहि समास लगाते। ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ पीताम्बर लिख के देता है तो आप कर्मधारय लगाएंगे, जैसे इस आंसर में आपका कर्मधारय सही है, और जब यही भगवान कृष्ण के लिए यूज करता तब आप क्या लगाते, बहुव्रीहि समास लगाते। इतना ध्यान दीजिएगा। जैसे आंसू का तत्सम क्या होगा, तत्सम मीन्स तद्भव और तत्सम जानिए, ऐसे शब्द जो ऐसे संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों ही हिंदी में प्रयोग होते हैं उसे तत्सम कहते हैं, और ऐसे संस्कृत के शब्द जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन मतलब चेंज होके हिंदी में प्रयोग होता है उसे कहते हैं तद्भव। तो आंसू का तद्भव जो हो तत्सम जो होता है वो क्या हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अश्रु। इसी तरीके से देखिए वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है कृतवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। कृतवाच्य में जो प्रधानता होती है वो किसकी होती है, कर्ता की, जो आपका क्वेश्चन पूछा है। ऐसे अगर आपसे पूछा जाता है कि कर्मवाच्य क्या है, तो जो कर्मवाच्य में प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। इसी तरीके से भाववाच्य में प्रभाव किस पे पड़ता है, भाव पर। जैसे मैं कह रहा हूं कि राम के द्वारा एक पुस्तक पढ़ी गई, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य इसमें रहेगा। अब इसमें कर्मवाच्य किसमें रहेगा, राम के द्वारा पढ़ी जा रही है, तो इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। कृतवाच्य में होता है जैसे राम पुस्तक पढ़ा, तो राम किसने पुस्तक पढ़ा, राम ने, तो यहाँ कृतवाच्य हो जाएगा। अगला जैसे भाववाच्य कह रहा है, तो राम से पुस्तक पढ़ा नहीं जाता, किससे नहीं पढ़ा जाता, राम से, तो पढ़ा नहीं जाता है, तो यहाँ क्या प्रकट हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है, तो उसमें हो जाता है भाववाच्य। ठीक, तो वाच्य आप तीनों प्रकार से जानते रहिए। ऐसे दिया है ताभ्या शब्द में एक वचन एवं विभक्त बताइए, तो ताभ्या शब्द में जो वचन और विभक्त होगा चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन होगा। कैसा विभक्त होगा, चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन। अगला लास्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है। सर्वनाम आप जानते हैं, ऐसे सर्वनाम वह होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ दिया गया हुआ वह आप संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। बचपन नहीं कर सकते, मनुष्य संज्ञा खुद ही है, तो इसलिए आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अब आइए आप लोग देखिए वर्णनात्मक क्वेश्चन आप लोगों के पास। तो जैसे वर्णनात्मक क्वेश्चन में ये दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। कितने प्रश्नों के उत्तर, तीनों प्रश्न आप देखिए, पहले नीचे पढ़िए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर इस संदर्भ से पढ़कर, गद्यांश को पढ़कर आपको देना है। तो जैसे दिया है, यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अंडरलाइन किया गया है, और मित्रता शब्द पाते ही आप जान लीजिए, क्योंकि आप लोग लेसन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें बहुत कुछ नहीं कि मित्रता, जैसे लेसन से संबंधित जो आप पढ़ के आए हैं उसमें कुछ ना कुछ हिंट आपको मिलेगा ही। तो ये लेसन किससे आया है, मित्रता। अब आप लोग जान ही रहे हैं कि मित्रता किस कवि की रचना है, तो आप लिखेंगे। आप जैसे हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, जो भी हैं, जैसे उनका नाम आप बताएंगे। अगला गद्यांश में के रेखांकित अंश की व्याख्या, जो रेखांकित किया गया है उसका क्या करना है आपका, व्याख्या। अब ये नहीं कि पूरे पैराग्राफ का आप अर्थ लिखेंगे, जितना आपको रेखांकित किया गया है उसका आप अर्थ बताएंगे। अगला है लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग दूसरे को, वो आपके अंदर है लेखक के अनुसार, जैसे कोई भी मित्र जो मतलब लेखक के अनुसार ये चार चीज़ें इसमें बताई गई हैं, आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर यही मिलेगा। इसी तरीके से इसका अथवा करके दिया गया है, यदि उसका आपको समझ में नहीं आता तो किसका प्रयोग करेंगे, इसको लिखेंगे। सेम क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग रहता है कि वो दूसरे अध्याय से दे देता है। अगला देखिए, दूसरे में पद्यखंड से दिया गया था, पद्यांश पर आधारित 3, जैसे चरण कमर बंदो हरिराई जाकी कृपा पग गिर लहो, अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरों को सुन पग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी कल्याण। मतलब यह किसकी रचना है, सूरदास की रचना है। कहाँ से लिया गया है ये आप लोगों को पता है, पहले संदर्भ फिर प्रसंग फिर उसका व्याख्या लिखते हैं। उसी तरीके से उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ ही आपको लिखना है, तो संदर्भ में लेखक का नाम और कहाँ से लिया गया है ये लिखना होता है। रेखांकित अंश का व्याख्या करना है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो आप लोगों को देखना है, चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब चरण और कमल बंद मतलब किसके जैसा है, हरि के जैसा है। मतलब चरण जो है किसके जैसा, चरण जो है वो कमल के जैसा है, किसका है, हरिराई का। मतलब भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि जो चरण है वो कमल है, कमल के जैसा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ऐसे सुंदरबन में दिया गया है तो इसमें भी अलंकार और पूछा है। मन कंजुल कंज कहारी में कौन सा अलंकार है, तो आप लोग पढ़ के ही गए हैं। ऐसे देखिए दिया गया है संस्कृत गद्यांश के लिए व्याख्या करना है आपको। तो ऐसा नगरी भारत संस्कृत संस्कृतम भाषाएं केंद्रम स्थलम, मतलब भारत में एक ऐसा नगरी है जिसमें संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इति संस्कृत बाण में संस्कृत आलोका, मतलब यह
संस्कृत भागा में सर्वत्र है। और मुगल युवराज दारा सिकोह अगतः भारतीय दर्शनम, मतलब मुगल साम्राज्य का एक युवराज था जिसका नाम दारा सिकोह था। वह उन्होंने भारतीय संस्कृत को क्या किया है, भारतीय संस्कृत का दर्शन किया और अपने भाषा में उसका क्या किया, अनुवाद किया। मतलब कई सारे उन उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया, यही चीज़ कहा गया है। दूसरा दिया गया है उसी आधार पर। अब देखिए, अपने खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक का उत्तर देना है। मतलब जितने प्रश्न दिए गए हैं उनमें से किसी एक का आप उत्तर दे दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना। तो आप लोगों का जो इस विषय मतलब फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का है, उसमें से आप लोगों को जो मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ कि कौन सा है जो आप लोगों को करना है। मैं खोज रहा हूँ, एक सेकंड आप लोग वेट करिए। तो जैसे जैसे जहाँ के लोग जो होंगे, जैसे यहाँ का कोड जो है वो जय सुभाष के लिए है, फैजाबाद के बच्चों के लिए जय सुभाष है। ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग बच्चों के स्कूल में उनको पढ़ाया गया होगा, वो अपना देखते रहेंगे, जानते रहेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख भी करना। देखिए ध्यान दीजिए, यही आप याद कर लीजिए, सेम आपके एग्जाम में आएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तैयार कर लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। कोई ना कोई एक लेखक आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा, जिनमें से आपको एक ही का लिखना है, तो बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से पद्य से भी दिया गया है, रचना का उल्लेख करना है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पद और महाकवि सूरदास। इन तीनों को तैयार करके रखिए, आपके एग्जाम में इन तीनों में से कोई ना कोई एक कवि आ ही जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको ऐसा एक श्लोक लिखना है जो आपके बुक में तो है लेकिन इस प्रश्न पत्र में नहीं पूछा गया है, तो ऐसे श्लोक को आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। ये आपके संस्कृत के अध्याय से है। भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति, मतलब भारतीय संस्कृत का जो भी है संस्कृत है बेटा, आप लोग देखिएगा इस हिसाब से। और यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद के कारण, जनसंख्या पर लाभ, नारी सशक्तिकरण, इन्हीं को तैयार करके रखिए। 100% वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसी से पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों आप तैयार रखेंगे तो कोई ना कोई एक इसी में से आ जाएगा। अगला है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र आप अपने चाहे मित्र को लिखिए, चाहे प्रिंसिपल अध्यापक को लिखिए, इस पर ध्यान रखिए। प्रार्थना पत्र किसी ना किसी पर पूछेगा, तो प्रश्न पत्र प्रार्थना पत्र लिखने का एक आधारित पर लिख लीजिए। उत्तर मध्य रेलवे को अगला दिया हाथवा करके शिकायती पत्र लिखने के लिए, तो प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हैं। अपना नाम, पता, डिटेल्स रहता है उसमें। अगर आप स्कूल के बारे में लिख रहे हैं तो स्कूल से, जैसे यहाँ दिया गया है। अपने रुचि के बारे में लिख रहे हैं तो अपने मित्र को लिख रहे हैं, तो इस तरीके से होगा। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का परीक्षा मंगलमय हो, हमारे तरफ से ये शुभकामना है। इसको आप पढ़ के जाइए, आप लोगों का कल्याण होगा। जय हिंद, धन्यवाद। अच्छा लगा आप लोगों से संपर्क करके।